हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन कार्डियक सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं एंड ऑल्सो ईसीजी पढ़ने वाले हैं। एंड यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड तो समझाएंगे ही, साथ में समरी पॉइंट्स भी देते जाएंगे जो कि हमने एनसीईआरटी से बनाए हैं। एंड बिलीव मी, आपको इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, एक एक चीज़ को समझते जाओगे अपने डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ विद द कार्डियक सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब तक कि ये भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, हमने जो पीपीटी बनाई है, कार्डियक साइकिल को एनसीईआरटी से पढ़ना चालू करेंगे। कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमने कल एक बहुत सही डायग्राम बनाया था। आई डोंट नो यहाँ विजिबल हो पाएगा कि नहीं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी कि कार्डियक मसल, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो हमारा हार्ट है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लगभग लगभग। एंड हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है उसके बारे में समझा था। अब हम इसी तरीके का डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे, सो दैट तुम लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाए। सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं एंड होपफुली डायग्राम अच्छे से बन जाए, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है ना बच्चों, वो बहुत ही बेकार है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, है ना। ठीक, अभी हमारा हार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है, तो लेट्स मेक ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारी हो गई इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहाँ पे हम, मेरे हिसाब से मेरे साथ ही अगर आप ये अगर कहीं डायग्राम बना लोगे ना, तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, here this is we are making what, your valves। ठीक है, ऊपर वाले हो गए एट्रियाज और नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल। देन वी आर मेकिंग हेयर एओर्टा। मैं एओर्टा को यहीं से दिखा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, सो दैट समझ में आ जाए। ठीक है, एंड दूसरा है हमारी पल्मनरी आर्टरी। आई एम ड्राइंग इट विथ अ ब्लू कलर ड्यू टू सम सिग्निफिकेंट रीजन। ओके, फाइन। सो इतना तो अपन को आइडिया है कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है और कैसे फ्लो करता है। आज हमारे लिए ब्लड का कलर हम कर देते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एट्रियास पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट एट्रिया, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारी होगी वेंट्रिकल्स। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट यहाँ पे ऐसे नोड है, एवी नोड और बंडल ऑफ फाइबर्स, मैंने कल के क्लास में अच्छे से समझा दिया है हार्ट का पूरा डायग्राम। तो इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस किया हो तो जस्ट इस वाले पार्ट को देख के वापस आ सकते हो। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा, दिस इज योर superior vena cava and this is your inferior vena cava। ठीक है, बेसिकली these are the large veins। ठीक है, अब this is known as the pulmonary artery। ठीक है, क्या है ये, pulmonary artery। and this red color one is known as your aorta। क्या है ये, aorta। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राइट एट्रिया में।
जो वेन लेकर आएगी, जो हमारी वेना कावा लेकर आएगी, वो ब्लड कहाँ पोर करने वाली है, राइट एट्रिया में। अब इसमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, वो होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप हमने लेना है वो होगा जॉइंट डायस्टोल। अब कुछ शब्द हैं हमें यहाँ पर जानने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो पहला शब्द जो है वो है एक डायस्टोल। क्या होता है, व्हाट इज अ डायस्टोल, एंड सेकेंड इज योर व्हाट इज सिस्टोल। ठीक है। अब डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल जब हमारा जो हार्ट है, when heart is in the state of relaxed। कैसे स्टेट में है, रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, when heart is in contract state, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब सिस्टोल बोलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी जो स्टेज बोलती है कि हमें अगर किसी का साइकिल को समझना है तो हम सबसे पहले जो स्टेप लेंगे वो जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि दोनों एट्रियास प्लस दोनों वेंट्रिकल कैसे स्टेट में है, कैसे स्टेट में है, रिलैक्स्ड स्टेट में है। कैसे स्टेट में है, रिलैक्स्ड स्टेट में। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्पल्स जनरेशन नहीं हो रहा है, इम्पल्स जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो आपके ऐसे नोड्स हैं वो किसी भी तरीके के इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा हार्ट जो है अभी रेस्टिंग स्टेज पे है। इस स्टेज पे क्या होगा, एक वेन और बनानी है हमको यहाँ पे, दैट आई विल ड्रॉ विद द रेड कलर। ठीक है, ये हमारी एक वेन और हो गई। दिस इज योर पल्मोनरी वेन। तो बच्चों बेसिकली क्या होगा, पल्मोनरी वेन और आपकी इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ब्लड को जस्ट अ सेकेंड, ब्लड को कहाँ फिल करेगी, ब्लड को एट्रिया में फिल करेगी। ये कब होगा, दिस विल अकर एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड विल फ्लो into the right and left atria। ठीक है, ये चीज आपकी कब होगी, जॉइंट डायस्टोल में। सेम चीज यहाँ लिखी होगी। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। तो हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, तो पहले हमें अगर स्टेट को बिगिन करना है, किसी साइकिल, एक साइकिल का पहिया है, ठीक है। साइकिल इज व्हाट, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम एंड भी उसी पॉइंट पे आके करते हैं। ठीक है, सो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर तो हमें पूरा घूम फिर के यहीं आना है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लिया है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो जॉइंट डायस्टोल होगा। ठीक है, जब सारे चैम्बर्स, 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, उसे हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ओपन होंगे। तो यहाँ पे तुम गौर करो, तो मैंने यहाँ पे ओपन ओपन वेल्व्स करें। ठीक है, जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है वो ओपन है। इसका मतलब blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively to the right and the left atria। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा जो
हमारा जो ब्लड था वो पहले राइट एट्रिया में फिल करवाया, चूंकि वेल्स ओपन थे तो यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ मूव करेगा, इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो बेसिकली जॉइंट डायस्टोल में अगर मैं इस तरीके से करूँ कि यहाँ पर एट्रिया रिमूव कर देते हैं अपन, ठीक है, कि राइट साइड में क्या चल रहा है और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है। तो अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में इंफीरियर वेना कावा से इंफीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है कहाँ जा रहा है, ब्लड जो है वो जा रहा है राइट एट्रिया में। अब चूंकि आपके वेल्व्स ओपन है, since your tricuspid valves are open, since tricuspid valves are open, क्या होगा, आपका ब्लड जो है इट विल मूव टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। अभी इतना लेफ्ट साइड भी सिचुएशन सिमिलर होगी, बस यहाँ पर ब्लड वेसल बदल जाएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पल्मोनरी वेन है, क्या जो पल्मोनरी वेन है कहाँ से आ रही है, ये आ रही है लंग से। क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। क्या करेगी ये ब्लड को पोर करेगी इनटू द लेफ्ट एट्रिया। अब चूंकि आपके क्या बाइकस्पिड या फिर मिट्रियल वेल्व ओपन है, सिंस योर मिट्रियल वेल्व्स आर ओपन, क्या होगा, आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो जाएगा। अभी इतना, ठीक है, कब, जॉइंट डायस्टोल में, मतलब हमारे ब्लड जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में फ्लो कर रहे हैं, इतना याद रखो। अब आगे हमारा जॉइंट डायस्टोल हो गया। अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल के बाद सेकंड स्टेज आएगी। सेकंड स्टेज में आपके जो एट्रियाज है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स मीन यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एट्रियल सिस्टोल देखने को मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर साइकिल के इस पर्टिकुलर फेज में जो आपके पेस मेकर है, दैट इज एस ए नोड, वो क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। इम्पल्स जनरेट करने के बाद हमारी जो एट्रियल वॉल्स हैं, जो हमारी एट्रिया की वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक। उससे क्या होगा, प्रेशर एट्रिया के चैम्बर में, प्रेशर विद इन द एट्रिया इंक्रीज होगा। ये जो एट्रिया वाली चीज है ये राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों में होगी, ठीक है। सो राइट एंड द लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल होगा। अब यही चीज यहाँ लिखी होगी, द सेमिल्यूना वेल्स अभी उसका ही चल रहा है, या इस जॉइंट डायस्टोल में सेमिल्यूना वेल्स जो है अभी क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं वो ओपन रहेंगे। Now, SA node now generate an action potential which stimulate both the atrias. SA node impulse generate करेगा और हमारे दोनों एट्रियास को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड दिस फेज इज नोन एज व्हाट, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। अब बेसिकली देखो, प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल चैम्बर में। अब प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या होगा, आपके जो ब्लड है
जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में विद द स्पीड ऑफ 30 टाइम्स मूव करेगा। अब इसको कैसे समझोगे? इसको तुम ऐसे समझो कि तुम जैसे आपका किसी चीज को क्रश करते हो, ठीक है? जैसे ऐसे करो, जैसे तुमने सॉस का पैकेट लिया, ठीक है? अब सॉस के पैकेट में क्या हुआ, हमें सॉस निकालनी है, अभी हमने सिर्फ उल्टा करके रख दिया, ठीक है? सॉस का जो पॉलिथीन वाला पैकेट आता है ना वो, तो उस पैकेट को हमने उल्टा करके रख दिया। अब धीरे धीरे करके सॉस निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, लेकिन हमें चाहिए जल्दी, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे, उसको दबा देंगे पैकेट को। तो उससे क्या होगा कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पैकेट को, तो ब्लड जो सॉरी जो सॉस है वो जल्दी निकलेगी, है ना? इसी तरीके से उसे इमेजिन करो कि अब जैसे ही एसिड नोड ने इम्पल्स जनरेट कराया, एट्रियल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, 30 टाइम्स 30 गुना ज्यादा से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा किसकी तरफ, वेंट्रिकल की तरफ। क्यों? क्योंकि वेल्स अभी भी ओपन है, ठीक है? इतनी चीज आई समझ में? आगे देखो क्या लिखा है। The action potential is conducted to the ventricular side by the AV node and the AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature, and this causes the ventricular muscle to contract. The atria undergo relaxation coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increase the ventricular pressure, causing the closure of the tricuspid. अब ये तो मैंने बोल दिया बड़ 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 बड़, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं समझाती हूँ। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? उसने तो अपना प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिया, कैसे? ब्लड को 30 गुना टाइम फ्लो करवा के वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में क्या हुआ, अब जब तक हमने ये पढ़ा, हमने कल ये पढ़ा था कि हमारा एस ए नोड यहाँ प्रेजेंट होता है और ए बी नोड यहाँ प्रेजेंट होता है। बंडल ऑफ हिज इधर आपके वेंट्रिकुलर सेप्टा के ऊपर प्रेजेंट होता है, परकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकुलर वॉल पे फैले हुए होते हैं। तो एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट होके ए बी नोड के पास जाएगा। इम्पल्स तो अपना कैरी होगा ना साइमल्टेनियसली। तो जैसे ही वो ए बी नोड के पास जाएगा, वो बंडल ऑफ हिज के पास जाके वो आपका परकिंजे फाइबर्स तक फैल जाएगा, ठीक है? अब उससे क्या होगा, आपके एवी नोड जो है अब वो क्या करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाएगा, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहीं से आपके तीसरा फेज आ जाता है। उस तीसरे फेज में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब चूंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एट्रियल रिलैक्सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, इस वजह से हम इस फेज को लिखते ही नहीं है, एनसीईआरटी ने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है? क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवरलैप कर देता है एट्रियल डायस्टोल को, इस वजह से एनसीईआरटी ने वो चीज मेंशन ही नहीं करी, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल काफी ज्यादा पोटेंशियल का होता है, ठीक है? अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वही कि एवी नोड्स की वजह से जो इम्पल्स आ रहे हैं, वो जो इम्पल्स हैं वो जनरेट हुए, मूव करे। अब इस इम्पल्स की वजह से आपके जो वेंट्रिकल है वहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा चैम्बर्स में, वेंट्रिकल के चैम्बर्स में, जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व थे वो क्या होंगे, वो बंद हो जाएंगे, इट विल क्लोज। क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है? अब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व है। अब एक बात बताओ, जैसे ये आपका सपोज करो हार्ट है, ठीक है? यहाँ पे पहले खुला हुआ था, अब चूंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये वेल्व्स जो है ये बंद हो गए। अब क्या होगा, अब बंद वाली चीज में तो और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी भी आपके इम्पल्स तो पूरे उसमें रन कर ही रहे हैं, क्योंकि परकिंजे फाइबर्स पूरे वॉल में प्रेजेंट है। क्या परकिंजे फाइबर्स पूरे वॉल में प्रेजेंट है, तो वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहे होंगे वेंट्रिकल को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा होगा, ड्यू टू
कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा होगा। अब भाई कहीं वेंट्रिकल फट के ब्लड को चूरा चूर सॉरी ब्लड को बाहर ही ना फेंक दे, इसलिए अब क्या होगा कि हमें प्रेशर रिलीज करना है। तो उससे क्या होगा, उसके लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगी कि हमारी जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स थी, कौन सी, एक एओर्टा में और एक आपकी कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वेल्व्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, दीज सेमिल्यूनर वेल्व्स विल ओपन, ठीक है। ये क्या है, दीज आर सेमिल्यूनर वेल्व्स। तो यहाँ पर जो हमारे सेमिल्यूनर वेल्व्स है ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। सेमी ल्यूनार वेल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। हिंदी में ही लिख रही हूँ मैं भी। सेमिल्यूनर वेल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हुए, जो ब्लड है जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करेगा, हम दो तरीके से लिखेंगे इसको, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए। तो राइट साइड में क्या होगा, वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज हुआ, ब्लड के फ्लो होने से, जैसे ही ब्लड के फ्लो होने से प्रेशर डिक्रीज हुआ, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, आपके जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि हम ब्लड का बैक फ्लो को रोक सके। एंड जैसे ही सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होंगे, आपके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है वो ओपन हो जाएंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू गाइस, ठीक है। वेल, ओपन हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे। तो दूसरी चीज यहाँ क्या होने वाली है, यहाँ होगी कि आपके जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखने को मिलेगा। एंड दिस इज योर द थर्ड स्टेप और थर्ड स्टेज, ठीक है। तो ये चीज आपको एक कार्डियक साइकिल में देखने को मिलती है। इतना कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं, सिंपल एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, एक ऐसा पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा। हम अगर एक फेज में देखें तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, देन एट्रियल डायस्टोल को ओवरलैप करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, फिर से दोबारा से आपके जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा, ठीक है। सो यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई है कि tricuspid and bicuspid valves due to the attempted backflow of the blood into atria. As the ventricular pressure increases, further the semilunar valve guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open. I hope ये चीज़ समझ में आई होगी, जो चीज़ मैंने वहाँ समझाई थी, सिंपल वही चीज़ यहाँ लिखी है। इससे क्या होगा, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से फ्लो करके कहाँ जाएगा, वेसल्स में, इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा। जैसे ही ब्लड निकल गया बाहर, अब वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा, फॉल हो जाएगा, और हमारे सेमिलुनर वेल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तुम देख रहे हो मैंने वर्ड टू वर्ड तुमको यहाँ पे समझाया है, और बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर तुम ये फ्लो चार्ट कहीं पे लिख लोगे ना अपने
एनसीईआरटी में गई तो तुम्हें इतना सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल इतना लिख लो अपने जॉइंट डायस्टोल की फ्लो चार्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल के लिए और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही मैंने वर्ड टू वर्ड तुम्हें यहाँ समझाया है। नाउ which prevents the backflow of the blood into the ventricle. As the ventricular pressure declines, जैसे ही further और ventricular pressure decline होगा, आपके tricuspid और bicuspid valve open हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों ओपन होंगे वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल, क्योंकि कंटिन्यूसली जो आपके इंफीरियर वेना कावा और जो आपके पल्मोनरी वेन जो ब्लड भर रहा है एट्रिया में, उससे प्रेशर इंक्रीज होगा एट्रिया में। ठीक है, अब जैसे ही एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हुआ और वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज हुआ, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं वो खुल जाएंगे। नाउ by the blood which was emptied into them by the veins, जैसे कि मैंने तुमको बताया, the blood now once again move freely into the ventricle. The ventricle and the atria are now again in relaxed, that is a joint diastole state as earlier. Soon the SA node generates a new action potential and event describes above the repeated in that sequence and the process continues. इसी process में आपकी cycle चलती जाएगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बस इतना ही पार्ट था कार्डियक साइकिल में समझने का। अब जो हमारे पास है ये वाला जो पैरा है ना, बेसिकली इस पैरा से कई बार क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं एम्स जैसे पेपर में। बेसिकली वो आपको कैलकुलेट करवाते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, कितना कार्डियक आउटपुट होगा। तो इसके लिए हमें ये पैरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। So the sequence event in the heart which is cyclically repeated called the cardiac cycle. कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन दी है कि सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं जो कि साइक्लिकली रिपीट हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे? कार्डियक साइकिल। And it consists of systole and diastole of both the atrias. यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट्स में क्या क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एज मेंशन अर्लियर, हमारे जो हार्ट है वो कितने बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से बीट करता है। दैट many cardiac cycles are performed per minute, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स बाद 72 टाइम्स बार हमारा हार्ट जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, एट्रियल रिलैक्सेशन में जाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में जाता है। तो ये 72 टाइम्स बार हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में ये सारे फेजेस करता है। अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साइकिल के लिए आवर हार्ट नीड 0.8 सेकेंड्स। बहुत गंदा 8 बना है, छी 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 छी, रिमूव करते हैं। 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, हमारा हार्ट जो है 0.8 सेकेंड्स लेता है आपके इस कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो ड्यूरिंग a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of the blood, which is called the stroke volume. अब stroke volume क्या होता है? अगर तुम जब MBBS में जाओ या किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओ, वहाँ पे एक फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अगर तुमको अपने टीचर्स के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनाना है, एंड इफ दे आस्क व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, सो सिंपली यू कैन टेल अबाउट the stroke volume, that it is the volume which is pumped out by the ventricle. किससे? by the ventricle. Ventricle word is important. By the ventricle in each cardiac cycle, it is known as the stroke volume. ठीक है, so stroke volume
की डेफिनेशन ये है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी? स्ट्रोक वॉल्यूम होगी 70 ml। कितनी होगी? 70 ml। ठीक है। नाउ दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। अगर अपन 70 ml को, या फिर ऐसे बोलूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम अगर हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, वी विल गेट कार्डियक आउटपुट। क्या मिलेगा हमें? कार्डियक आउटपुट। तो लेट्स सपोज ऑन एन एवरेज हमारी 70 ml होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, और ऑन एन एवरेज हमारी जो हार्ट बीट रहती है वो कितनी रहती है? वो 72 रहती है। ठीक है, ये 70 ml है गाइस। ठीक है, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। ठीक है, 5000 ml तक आपका कार्डियक आउटपुट रहता है। इस तरीके से आपको करवाया जाता है कैलकुलेट। लाइक कैसे करवाएंगे? कोई XYZ पर्सन है, वो एथलीट है, और वो कुछ 100 मीटर्स की रेस कर रहा है। उसका हार्ट रेट इतना है अभी, और स्ट्रोक वॉल्यूम इतनी है, देन व्हाट विल बी हिज कार्डियक आउटपुट? या उसका कार्डियक आउटपुट इतना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इतनी है, व्हाट विल बी हिज हार्ट रेट? तो ये आपको सिर्फ निकालना है इस फॉर्मूले से। किससे? इस फॉर्मूले से। बाकी इसमें और ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। Gives a cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. ठीक है, सेम goes with the cardiac output. Cardiac output क्या है? Cardiac output basically एक वॉल्यूम है जो कि ब्लड पंप करता है, सॉरी, जो कि एक वेंट्रिकल पर मिनट पंप करता है ब्लड को, उसको बोलते हैं आप कार्डियक आउटपुट। फाइन। नाउ which is approximately 5000 ml or the 5 liter in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. अब नॉर्मली क्या, जो लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज उनका 5000 ml के अराउंड रहता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, एनर्जी की, तब हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम अपना कार्डियक आउटपुट रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए होता है फॉर द नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एनर्जी। हम अपना हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of the ordinary man. Now, during each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through the stethoscope. अब अगर किसी ने stethoscope यूज़ किया होगा, तो उसने अपनी हार्ट साउंड तो पक्का ही सुनी होगी। सबसे पहले जो दिमाग में आता है, वो हम सबसे पहले हार्ट साउंड सुनते हैं। ठीक है, जब भी हम स्टेथ लेते हैं हाथ में, तो तुम दो एक प्रोमिनेंट साउंड सुनोगे। एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और एक थोड़ी-सी डल होगी उसके कंपैरिज़न में। ठीक है, तो उन दोनों साउंड को क्या बोलते हैं? लब और डब साउंड बोलते हैं। क्या? लब एंड डब। ठीक है, तो पहली साउंड जो सुनाई देगी वो होगी आपकी लब। ठीक है, जो कि किससे एसोसिएटेड रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना, कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड जो रहती है, वो बेसिकली जब हमारा फर्स्ट वेल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स जो होते हैं, वो जब क्लोज होते हैं, ठीक है, तब आपको ये हार्ट की साउंड सुनाई देती है। और डब जो है वो आपको कब सुनाई देगी? जब सेमिल्यूना वेल्व्स क्लोज होंगे। तो बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और ये आपको क्लिनिकली डायग्नोस, मतलब कोई भी डिजीज़ है, मतलब इनमें माइनर से भी अगर कोई तुम्हें दिक्कत आती है जो डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं, तो इन साउंड से अपन पता लगा सकते कि हार्ट में कोई दिक्कत है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कार्डियक साइकिल। तो पढ़ लेते हैं एक बार एनसीईआरटी
के जो हमने समरी पॉइंट्स या रिवीजन पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि तुम लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है? सो द हार्ट वर्क्स इन अ रिदमिक cyclic manner to pump blood continuously. One complete sequence of event from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next is called the cardiac cycle. Simple cardiac cycle की definition दी है। पहला फेज होगा जॉइंट डायस्टोल, तो इसमें सारे के सारे जो चैम्बर्स होंगे, वेदर इट इज एट्रिया और द वेंट्रिकल, वो रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो होते हैं और जो बाइकस्पिड वेल्व जो आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? ओपन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सेमिलोना वेल्व्स जो है वो क्लोज होती हैं। नाउ ब्लड फ्लो जो होगा वो आपका वेना कावा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है? जॉइंट डायस्टोल में देखने को मिलती है। अब वहीं पे अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात करूं, सेकंड जो साइक्लिक फेज होगी वो एट्रियल सिस्टोल होगी। तो ऐसे नोड जो होंगे वो इम्पल्स जनरेट करेंगे। ठीक है? उससे क्या होगा? हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे क्या होगा? हमारे 30% एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो जाएगा कहाँ पे? आपके वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल जो है वो अब कंप्लीटली फिल हो जाएंगे इस पोजिशन में। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल थर्ड फेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ पास होंगे, मतलब ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ हेज ऑफ, उससे क्या होगा? फिर परकिंजी फाइबर्स लग जाएंगे। ठीक है? नाउ वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रिया यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था इतना ज्यादा इम्पल्स का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कि वो ओवरलैप कर लेता है एट्रियल डायस्टोल को। इस वजह से ईसीजी में जब आप ग्राफ देखते हो तो वहां पर आपको वो एट्रियल डायस्टोल नहीं दिखता। ठीक है? सो इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वेल। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? सबसे पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे और इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। वहीं पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो और क्या होगा? एक जगह क्लोज हुआ तो दूसरी जगह ओपन होगा, दैट इज पल्मोनरी सेमिलिना वेल्व्स जो है वो ओपन होगी और एओर्टिक सेमिलिना वेल्व्स भी ओपन होंगी। ठीक है? तो यहाँ पर जब पल्मोनरी सेमिलिना वेल्व ओपन होगी तो वहां पे ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, एओर्टिक वाले में एओर्टा में जाएगा। फिर चौथा फेज आता है। चौथा फेज में क्या है? दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। तो वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। सेमिलिना वेल्व्स जो है वो अब यहाँ पर सबसे पहले क्लोज होंगे, ताकि जो ब्लड हमने आर्टरी और वेन्स में भेजा है वो कैसे हो जाए? वो वापस ना आ जाए, इसलिए हम सबसे पहले वेल्व को क्लोज करेंगे। ठीक है? जब जैसे ही ये क्लोज होंगे वैसे ही हमें पता चलेगा सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में, दैट इज डब। नाउ एज वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस फर्दर, अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो दोबारा से वेंट्रिकल में फ्लो करना चालू हो जाएगा और हार्ट जो है वो अपने जॉइंट डायस्टोल में रिटर्न हो जाएगा और साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही कि आपके हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट धड़कता है। उसके बाद ड्यूरेशन एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा? 0.8 सेकेंड। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? 70 ml। ब्लड पंप जो है वही डेफिनेशन है, ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल पर बीट। अब कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। देन उसके बाद विच इज इक्वल टू 70 ml इंटू 72, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। नाउ एथलीट, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एथलीट्स हैव हायर कार्डिक आउटपुट ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर हार्ट मसल। अब यहाँ पर हमने देखना है दो हार्ट साउंड, दैट इज द लब एंड डब। लब जो होता है वो बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से होता है और डब जो होता है वो वेंट्रिकुलर यहाँ आपको कब देखने को मिलेगा? डायस्टोल की बिगनिंग में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये हमें क्यों सुनाई देता है? लब एवी वेल्व्स जब बंद होते हैं, और डब कब सुनाई देता है? जब सेमिलिना वेल्व्स बंद होते हैं। ठीक है? आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि क्यों ना ईसीजी को कल किया जाए, या आज ही कर लेते हैं? चलो आज ही कर लेते हैं, छोड़ो, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो।
ओके, सो यू आर प्रोबेबली familiar। अब ईसीजी में तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, कोई मूवीज का सीन में या कोई वेब सीरीज में, आजकल वेब सीरीज बहुत देखते हैं लोग, या फिर कोई मतलब पिक्चर वगैरह कहीं पे भी, कि एक साइड में मॉनिटर चलता रहता है जिसमें इस तरीके की लाइन देखने को मिलती है, इस तरीके से ऐसे वेव्स देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये क्या होती हैं, ये ईसीजीज होती हैं। क्या होती हैं? ईसीजीज होती हैं। अब तुम लोगों ने आई डोंट नो, तुम्हारे घर पे अगर ध्यान दिया हो, कभी किसी ने कराया भी हो सकता है ईसीजी। तो एक लंबी सी ग्राफ पेपर की स्लिप होती है और उसमें इस तरीके से वेव्स बने होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ईसीजी और द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ पेपर। जो ग्राफ पेपर होता है ना, एक प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाउ यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन इन द टिपिकल। अभी क्या ही पढ़ना है, इसको छोड़ो। अब बेसिकली ये पिप एंड पी इज समथिंग दैट विद द पेशेंट गोज ऑन द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो आपकी जो वेव्स हैं वो फ्लैट हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। तुम लोगों ने मूवी सीन्स में बहुत देखा होगा। सो दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो मशीन का नाम है, लेकिन जो आपका ग्राफ है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, मैं पता नहीं ग्राफ ग्राफ क्यों कर रही हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart। हमारा जो इम्पल्स जो जनरेट करते हैं ना हार्ट ड्यूरिंग द ईच सिस्टोल, वो आपका कहाँ पर आता है? वो ग्राफ पेपर पे आता है, एंड दैट इज नोन एज द ECG। ठीक है, नाउ उस प्रेजेंटेशन को आप बोलते हो ईसीजी। अगर आपको एक स्टैंडर्ड एक पेशेंट में अगर आपको ईसीजी निकालना है तो आप क्या करोगे? पेशेंट को मशीन से आप इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू कनेक्ट करोगे। ठीक है, जो आपके नॉर्मली एक रिस्ट पे होता है और आपके एक लेफ्ट एंकल पे प्रेजेंट होगा, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है आपकी हार्ट रेट को। अब इससे हमें बहुत सारे हार्ट फंक्शन के बारे में पता चलता है, बिकॉज ये जो आप वेव्स देख रहे हो जिनके नाम पी क्यू, एक पी वेव हो गई, एक क्यू आर एस वेव हो गई, और एक टी वेव हो गई। बेसिकली जो आपकी पी वेव रहती है, जो पी वेव रहती है, ये पी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को। एट्रियल सिस्टोल को। ठीक है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको रिप्रेजेंट करती है। वहीं पे जो आपकी क्यू आर एस जो वेव है वो आपके किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। एंड द लास्ट इज योर टी वेव। यार मेरी राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज आई नो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, समझने पे जाओ बस। अच्छा समझाती हो तो लाइक कर देना, अनसब्सक्राइब करना। ठीक है, जो टी वेव है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, सो हमारी इन वेव्स में थोड़ा भी अगर अंतर आता है, ठीक है, तो हम उस वेव को पढ़ते हैं और उस वेव की वजह से हम पता लगा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि टी वेव जो है अपने जो ओरिजिनल टाइम पे ना आके थोड़ी सी आगे वाली टाइम पे आई है, तो हम पता लगा सकते हैं कि शायद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत है। इस तरीके से हम ईसीजीज पढ़ते हैं। ठीक है, सो each peak in the ECG is identified with the letter from P to T that corresponded to a specific electrical activity for the heart. P wave represents the electrical excitation or the depolarization of the atria. That is depolarization, polarization. I hope ये वाला terms तुम्हें clear होंगे. Basically, अगर यहाँ पे depolarization की बात कर रहे हैं तो impulse conductivity के बात कर रहे हैं, and impulse conductivity हो रही है मतलब contraction हो रहा है, contraction मतलब systole है।
ठीक है, leads to the atrial contraction. The QRS complex represent the depolarization of the ventricle, which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after the Q and the mark the beginning of the systole. The T wave represent the return of the ventricle from the excited to the normal state, that is the repolarization. ठीक है, जब भी आपका जैसे पहले होता है पोलराइज्ड स्टेट, मतलब कुछ ना उसमें कोई कंडक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, एकदम रेस्टिंग स्टेज पे। ठीक है, अब जैसे ही स्टिमुलस दिया, इम्पल्स कंडक्शन होगा, दैट इज दी डीपोलराइजेशन स्टेट। अब इम्पल्स आगे की तरफ कंडक्ट हो गया और पीछे वाला, जैसे कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं, इन केस तुम्हें नहीं आया हो समझ में, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो मैं समझा रही हूँ इस तरीके से, है ना, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्टिमुलस दिया, क्या दिया, स्टिमुलस दिया। ठीक है, बाहर की तरफ, अब भी जब स्टिमुलस नहीं दिया तब उस दौरान क्या होता है, बाहर की तरफ प्लस चार्ज रहता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, दिस गोज विथ ऑल। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको स्टिमुलस दिया। जैसे ही स्टिमुलस दिया, ये अभी इनिशियली तो कैसे स्टेज में, जैसे कि मैं सपोज करो इस स्टेज को बोलती हूँ, ये इनिशियली अभी कैसे स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। कैसे स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया, यहाँ पे क्या होगा, आपके चार्जेस जो है, जो सोडियम आयन है, वो अंदर की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन आ जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस स्टेज इज नोन एज योर डीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये हो गया। अब इम्पल्स तो आगे की तरफ कंडक्ट होते ही जाते हैं, तो जैसे ही इम्पल्स आगे की तरफ जाएगा, तो ए से बी जैसे ही इम्पल्स मूव करेगा, तो आपका जो बी वाला पार्ट है, जो बी वाला पार्ट है, वहां पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी एंड वहां नेगेटिव स्टेट आ जाएगा। और पीछे जो ए वाला पार्ट है, वो दोबारा से रीपोलराइज हो जाएगा, मतलब वहां पर बाहर की तरफ दोबारा से पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा और ये रीपोलराइज हो जाएगा। आई होप ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी। इसको अपन डिटेल में जब अपन नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे ना, तब देख लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप बोल सकते हो रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। तो द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द end of the systole. Obviously, by the counting of the QRS complexes occur in a given time period, one can determine the heart rate of an individual. Since ECG obtained from a different individual have roughly the same shape given lead configuration, any deviation from this shape indicates as possibly abnormal or disease. Hence, it is grateful clinical significance. I hope ये चीज़ समझ में आई होगी. Now let's revise it from our summary points. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिकॉर्डिंग्स है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हमारे हार्ट की, जो कि आपको वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल में देखने को मिलती है। इट इज़ ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मशीन का नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या है, ये मशीन का नाम है। फाइन, हाउ इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिकॉर्डेड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डेड। तो एक आप हाथ राइट रिस्ट पे लगाओगे एक लेड, एक लेफ्ट रिस्ट पे लगाओगे और एक लेड जो है वो लेफ्ट एंकल पे लगाओगे। दिस लीड्स डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द हार्ट। डिटेल्ड हार्ट एनालिसिस, एडिशनल चेस्ट लीड्स आर यूज्ड, बट स्टैंडर्ड ईसीजीज ओनली यूजेस ओनली 3। ठीक है, हम और मतलब अगर हमें डिटेल में और स्टडी करना हो तो हम हार्ट के आसपास भी लगाते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड हमें देखना है तो इन 3 लेड से काम हो जाता है।
सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डिपोलराइजेशन लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया, इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ द एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन लीड्स टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल repolarization also occur here, but it is masked by the QRS complex, as I have mentioned earlier. नाउ व्हाट अबाउट टी वेव? टी वेव आपका रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो गया है यहाँ पे। इंडिकेट्स द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल, डायस्टोल बिगिन हो जाता है, चालू हो जाता है। अब हार्ट रेट कैसे डिटरमाइन करोगे? बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको हार्ट रेट बताएगा। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, आपके अगर डेविएशन है तो हो सकता है एरिथमिया हो। एरिथमिया मतलब प्रॉपर रिदम में नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा हार्ट, ऐसे ही कर सकते हो। एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक हो सकता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो हेंस ईसीजी इज़ अ वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल। फाइन, आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को समझ में आया होगा, एंड आज का सेशन एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये पर्टिकुलर पार्ट इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाने में, समझाने में। सो या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक और लास्ट चीज़ कि अगर तुम लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तुम लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर जाए हो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।